सब जानता। हमारे स्कूल में एक लड़का था दुलीराम, जिसे सब जानता यानी सर्वज्ञाता कहकर पुकारते थे। उसके पिता किसी समाचार पत्र के संपादक थे और शायद इसी कारण स्कूल के बहुत से लड़कों के मन में उसकी हर बात पर अटूट विश्वास बना रहता था। विषय चाहे जो भी हो, जर्मनी के महायुद्ध की बारीकियां हों या मोहन बागान के फुटबॉल मैच की व्याख्या, देश के बड़े घरानों के आपसी किस्से हों या फिर किसी भयानक बीमारी का विवरण, दुलीराम हर बात पर अपनी राय जरूर देता था। छात्रों का एक बड़ा दल उसे किसी ऋषि मुनि जैसी श्रद्धा के साथ सुनता था। यहां तक कि कुछ मास्टर साहब भी उसकी इस बहुज्ञता के कायल थे। वह दुनिया भर की खबरें लेकर अपना व्यापार चलाता था। इसीलिए पंडित महाशय ने उसका नाम सब जानता रख दिया था। पर मेरा हमेशा से यही मानना था कि सब जानता जितनी पांडित्य झाड़ता है, असल में वह उसकी ऊपर चालाकी के सिवा और कुछ नहीं है। दो चार सुनी सुनाई बड़ी बातें और अखबारों से बटोरी हुई मुट्ठी भर खबरें, बस यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। उसी पर वह रंग मिर्च लगाकर और फालतू की कहानियां जोड़कर अपनी विद्या का ढोल पीटता था। एक दिन उसने पंडित महाशय के सामने नियाग्रा जलप्रपात का ऐसा वर्णन किया कि सुनने वालों के कान खड़े हो गए। उसने दावा किया कि नियाग्रा 10 मील ऊंचा और 100 मील चौड़ा है। एक लड़के ने टोकते हुए कहा, अरे ये कैसे मुमकिन है? एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और उसकी ऊंचाई भी कुल 5 मील के आसपास है। सब जानता ने उसे बीच में ही रोक दिया और बड़ी हिकारत से बोला, अरे भाई, तुम लोग आजकल की ताजा खबरों से वाकिफ नहीं हो क्या? जब भी हम उसकी किसी बात पर शक करते, वो किसी बड़े आदमी का नाम लेकर हमें डांट देता। क्या तुम फला आदमी से भी ज्यादा जानते हो? हम बाहर से तो सब पी जाते थे, पर गुस्से के मारे बदन में आग लग जाती थी। सब जानता हमारे मन के हाल से बेखबर नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि हम उसे नापसंद करते हैं, पर वो हमेशा यही जताता कि हम उसकी बातें माने या न माने, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी डींगे हाँकते समय वो बीच बीच में हमें सुनाकर कहता, बेशक यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन हकीकतों को नहीं मानेंगे, या फिर जो लोग बिना पढ़े लिखे खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वे जरूर इन बातों को हवा में उड़ाना चाहेंगे। बंदा खबरें तो रखता ही था, ऊपर से उसकी जबान भी काफी झरझरा और तीखी थी, इसलिए हम ज्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। तभी एक दिन न जाने किस अशुभ घड़ी में उसके एक मामा डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर हमारे स्कूल के पास ही एक कोठी में रहने आ गए। अब तो सब जानता के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। उसकी बातों का विस्तार इतना बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा मानो बिना उसकी सलाह के मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस के सिपाही तक का काम नहीं चल सकता। स्कूल के छात्रों के बीच उसकी साख और इज्जत ऐसी बढ़ी कि हम जैसे कुछ बेचारे, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते आए थे, बिल्कुल किनारे लगा दिए गए। यहां तक कि हमारे दल के भी एक दो कमजोर साथी पाला बदलकर उसके खेमे में जा मिले। हालत यह हो गई कि स्कूल में हमारा टिकना दूभर हो गया। सुबह 10 बजे हम मुंह लटकाए कक्षा में घुसते और छुट्टी होते ही सबके व्यंग्य और मजाक से बचने के लिए सीधे घर की ओर दौड़ लगा देते। टिफिन के समय हम हेडमास्टर साहब के कमरे के सामने वाली बेंच पर बिल्कुल भले मानस बनकर बैठे रहते। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता, पर तभी एक ऐसी घटना घटी कि सब जानता महाशय की सारी पोल पट्टी खुल गई। उनकी बरसों की कमाई हुई ख्याति एक ही दिन में मिट्टी में मिल गई और हमने भी उस दिन पहली बार चैन की सांस ली। एक दिन सब जानता ने आकर स्कूल में खबर उड़ाई कि लोहापुर के जमींदार रामलाल बाबू ने हमारे स्कूल को 3000 रुपए दान दिए हैं, एक नया फुटबॉल ग्राउंड बनाने और खेल के सामान के लिए। इतना ही नहीं, उसने ये भी जोड़ा कि रामलाल बाबू की इच्छा है कि इस खुशी में हमें एक दिन की छुट्टी दी जाए और एक शानदार दावत भोज का आयोजन हो। पहले तो मुझे उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ, पर 2 दिन बाद जब हेडमास्टर हरि बाबू ने खुद हर क्लास में जाकर ये घोषणा की, तब तो दुलीराम की इज्जत 7वें आसमान पर पहुंच गई। दुलीराम ने अब नया राग छेड़ा।
उसने दावा किया कि जब वह पिछली बार दार्जिलिंग गया था तब रामलाल बाबू से उसकी न केवल मुलाकात हुई थी बल्कि बड़ी गहरी जान पहचान भी हो गई थी। रामलाल बाबू उसे कितना सम्मान देते थे, उसकी कविताएं सुनकर उसकी कैसी तारीफ करते थे। इस पर वह स्कूल शुरू होने से पहले, छुट्टी के बाद और पूरे टिफिन के दौरान असंभव किस्म की कहानियां सुनाने लगा। मैंने असंभव कहा, पर उसके चमचों का दल उन बातों पर बिना किसी शक के यकीन करने को तैयार रहता था। एक दिन टिफिन के समय स्कूल की मुख्य सीढ़ियों पर लड़कों के एक झुंड के साथ बैठकर सबजांता अपनी दास्तान सुना रहा था। मैं एक दिन दार्जिलिंग में लाट साहब की कोठी के पास वाली सड़क पर टहल रहा था। तभी मैंने देखा कि रामलाल बाबू मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। उनके साथ एक अंग्रेज साहब भी थे। रामलाल बाबू बोले, दुलीराम, अपनी वो अंग्रेजी वाली कविता जरा इन साहब को भी सुनाओ। मैं इनकी तरफ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, इसीलिए ये उसे सुनने के लिए बेताब है। दुलीराम ने सीना फुलाकर कहा, अब जब वो खुद कह रहे थे तो भला मैं मना कैसे करता। मैंने कैसाबियांका सुनाना शुरू किया और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। साहब, मैम, सब सुनना चाहते थे और बार बार कह रहे थे, वंस मोर। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया, पर रामलाल बाबू के आग्रह पर मुझे वो दोबारा सुनानी पड़ी। तभी पीछे से किसी ने बड़ी सादगी से पूछा, ये रामलाल बाबू आखिर हैं कौन? सबने मुड़कर देखा। एक दुबला-पतला, सीधा सादा और देहाती सा दिखने वाला भद्र पुरुष सीढ़ियों पर खड़ा था। सबजांता चिढ़कर बोला, अरे, आप रामलाल बाबू को नहीं जानते? लोहापुर के मशहूर जमींदार रामलाल राय। वो सज्जन थोड़े झेम गए और बोले, हाँ, नाम तो सुना है। क्या वे तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं, पर मेरे साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। अक्सर खतो किताबत, चिट्ठी पत्री चलती रहती है। वो सज्जन फिर बोले, रामलाल बाबू आदमी कैसे हैं? सबजांता जोश में आकर बोला, लाजवाब आदमी है। जैसा रूप है वैसी ही कड़क आवाज, और कायदे कानून में तो उनका कोई सानी नहीं। वे कद में आपसे लगभग आधा हाथ लंबे होंगे और वैसा ही उनका रोब है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे कुश्ती सिखाएंगे। अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं कुश्ती का माहिर पहलवान बनकर ही लौटता। वो सज्जन मुस्कुराए और बोले, क्या बात है भाई, तुम्हारी उम्र क्या होगी? जी, इस बार 13 साल पूरे हो जाएंगे। वाह, उम्र के हिसाब से तो तुम बहुत चालाक और बातों के धनी हो। क्या नाम है तुम्हारा? सबजांता ने पूरी ठसक के साथ कहा, दुलीराम घोष। रंदा बाबू, जो यहां डिप्टी हैं, वो मेरे सगे मामा हैं। ये सुनकर वह सज्जन बड़े खुश हुए और हेडमास्टर साहब के कमरे की ओर चले गए। स्कूल की छुट्टी हुई और हम सब बाहर निकले। स्कूल के ठीक सामने ही डिप्टी मामा की कोठी थी। हमने देखा कि उसी कोठी के बरामदे में वही सीधे सादे सज्जन बैठे डिप्टी मामा के साथ बड़ी आत्मीयता से गपशप कर रहे हैं। जैसे ही मामा की नजर दुलीराम पर पड़ी, उन्होंने आवाज दी, दुली, इधर आ बेटा, इन बाबूजी को प्रणाम कर। ये मेरा भांजा दुलीराम है। वह सज्जन मुस्कुराकर बोले, हाँ, इनसे मेरा परिचय तो पहले ही हो चुका है। दुलीराम ने हम लड़कों को दिखाने के लिए बड़े ही आडंबर के साथ उन्हें झुककर प्रणाम किया। उन सज्जन ने पूछा, क्यों भाई, अब तो तुम मुझे पहचान ही गए होगे? दुली ने मासूमियत से कहा, जी हां, आज स्कूल में देखा था आपको। सज्जन ने दोबारा कुरेदा, पर मेरा असली परिचय शायद तुम नहीं जानते। अब सब जानता हूं, नहीं कह पाया। वो हकलाने लगा और सिशपिश करते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। तब उन सज्जन ने हम सबकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहा, मेरा नाम रामलाल राय है, लोहापुर का रामलाल राय। दुलीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ पल काठ की मूरत बना खड़ा रहा, फिर उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और वो एक ही दौड़ में कोठी के भीतर ओझल हो गया। ये नजारा देखकर हम लड़के बीच सड़क पर हो करके खिलखिला उठे। अगले दिन स्कूल में पता चला कि सबजांता
साहब नहीं आए हैं। सुना कि उनके सिर में दर्द। वो कई दिनों तक तरह तरह के बहाने बनाकर स्कूल से नदारद रहा। पर जिस दिन वो वापस स्कूल आया, उसके अपने ही कुछ चमचों ने उसे घेर लिया और व्यंग्य से पूछा, क्यों भाई दुलेराम, रामलाल बाबू की कोई चिट्ठी पत्री आई क्या? उसके बाद जब तक वो उस स्कूल में रहा, उसे चिढ़ाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस एक बार रामलाल बाबू का हालचाल पूछ लेना ही काफी होता था। समाप्त।